तो आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ टॉप 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की, जिनमें आप लॉन्ग टर्म से लेके वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें फंड मैनेजर्स के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, यानी कि फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड की एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कर सकते हैं। यानी कि किसी एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर तीनों ही मार्केट कैप का एक्सपोजर या फिर मैं कहूँ डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अब क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन दोनों ही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में एक साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अगर आप इन दोनों ही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में से किसी एक म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं तो आपका काम यहाँ पर अच्छे से चल जाएगा। तो आप अपनी समझ के अनुसार उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले स्टॉक मार्केट के करंट हालात की बात कर लेता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्रैश को लेके आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, जहाँ देखो वहाँ लगातार वीडियोस बन रही हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट में अगर बड़ा क्रैश देखने को मिला तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो इस तरह की क्लिकबेट वाली वीडियोस में भी आपने यूट्यूब पे ऑलरेडी देखी हो या फिर जल्दी ही आपको देखने को मिल जाए। अब स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में क्रैश आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, ये ना तो मुझे पता है और ना ही उस वीडियो को क्रिएट करने वाले को। तो अगर आप ऐसी वीडियोस को देख के कंफ्यूज हैं तो इसका एक सिंपल और सीधा सा जवाब ये है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली की जाती हैं, हर महीने की जाती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए की जाती हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है या फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि कल को स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाली है, बजट के बाद स्टॉक मार्केट में कितना क्रैश आएगा या नहीं आएगा। तो मार्केट चाहे जहां भी जाए, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर कंटिन्यू रखना है। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, अपनी किसी भी SIP को पॉज करने की या फिर स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पहली बार किसी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि इन सब न्यूज़ की वजह से आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही हो, आप घबरा रहे हो। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले वेट करना चाहते ही हैं तो आज की डेट है 22 जुलाई 2024, जिस दिन मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। और जो बजट अनाउंसमेंट की डेट है वो है 23 जुलाई 2024, यानी कि कल की डेट। तो आप तब तक वेट कर सकते हैं और 24 जुलाई या फिर 25 जुलाई से अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में जो टेंशन है या फिर जो वोलेटिलिटी है वो तब तक थोड़ी सेटल हो जानी चाहिए। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो आपको एक बड़ा अमाउंट एक साथ अभी किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। एक बड़ा अमाउंट हमेशा सोच समझ के ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी के लिए बेटर होगा कि आप SIP के थ्रू मंथली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम जिन भी म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करके देखने वाले हैं वो हैं ये 8 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। इन म्यूचुअल फंड्स को आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और जैसा कि मैं अपनी म्यूचुअल फंड कंपैरिजन वीडियो में करता हूं, मैं इन म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूं इन 8 डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो इन हर एक पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं इन म्यूचुअल फंड्स को पॉइंट्स देता हुआ चलूंगा और फाइनली हम इस वीडियो में टॉप 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और रही बात लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने की, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा एक RBI रेगुलेटेड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी कि मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स वगैरह आते हैं इन सभी चीज़ों से दूर रखेगा और साथ ही साथ आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी देगा अप टू 11.57% पर एनम। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पर एनम की, विच इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म विद एन AUM ऑफ ऑलमोस्ट 3000 करोड़। पर एनम के थ्रू जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स वाया पर एनम की जो सिस्टर एंटिटी है लैंडबॉक्स, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P है, जो इंडिया के टॉप 2% क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स में इन्वेस्ट करता है, वो बोरोवर्स जिनका सिबिल स्कोर कम से कम 720 से ऊपर का होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट फिक्स प्लान्स को चूज कर सकते हैं अक्रॉस 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। आपका इन्वेस्टमेंट टर्म खत्म होने पर आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा और आपको जो मिलने वाले रिटर्न्स हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट टेन्योर के साथ बढ़ते हैं। आप रिटर्न्स मंथली इंटरेस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर कंपाउंडिंग का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। P2P का जो बेस्ट प्रोपोजिशन है वो है डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी अराउंड बीटिंग द इन्फ्लेशन। अब क्योंकि P2P एक नॉन मार्केट लिंक्ड एसेट क्लास है तो आपको मिलने वाले जो रिटर्न्स होते हैं उसके अराउंड आपको क्लैरिटी रहती है। पर एनम पे आपका जो क्रेडिट रिस्क पर बोरोवर है वो होता है ₹100 से लेकर ₹1000 तक का, विच मीन्स आपको यहाँ पर बोरोवर डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा खासा मिल जाता है। और पर एनम कभी भी सब प्राइम बोरोवर्स पे फोकस नहीं करता है। लैंडबॉक्स ओनली पिक्स बोरोवर्स विद सिबिल स्कोर, एवरेज मंथली इनकम, पास्ट लोन की परफॉर्मेंस, क्रेडिट कार्ड के
लिमिट्स, ई मैंडेट, NSCH रजिस्ट्रेशन, FOIR वगैरह चेक किया जाता है, उसके बाद ही किसी बोरोवर को ऑनबोर्ड किया जाता है। P2P इंडस्ट्री में जनरली 5% का NPA अच्छा माना जाता है, लेकिन पर एनम का ग्रॉस NPA है लेस देन 1% का, विच प्रूव्स हाउ सीरियस दे ट्रीट द मनी ऑफ देयर इन्वेस्टर्स। पर एनम ने एक लिमिटेड पीरियड ट्रायल प्लान भी लॉन्च किया है जस्ट टू चेक आउट देयर इकोसिस्टम, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 9.5% के रिटर्न्स मिलेंगे। पर एनम का रिपीट इन्वेस्टर रेट है 92% का, और इनका सेटलमेंट रेशियो इन देयर एंटायर हिस्ट्री रहा है 100% का, और इनका ओवरऑल P2P इंडस्ट्री का 35% मार्केट शेयर है। तो अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान सर्च कर रहे हैं जहां पर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएं और आपको वहां से स्टेबल रिटर्न्स भी मिल पाएं, तो आप यहां पर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं पर एनम को। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और पर एनम पे साइन अप करें। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास आता है 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का CAGR। वैसे तो पास्ट परफॉर्मेंस डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड हमें आने वाले समय में कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड का नाम लिया हुआ है, और म्यूचुअल फंड के नाम के आगे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM के बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। AUM बस मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है, और जो भी म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पर लिए हैं, इन सभी म्यूचुअल फंड का AUM ऑलरेडी अच्छा है, यानी कि 5,000 करोड़ से ऊपर का है, जो कि फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड में मुझे लगता है कि इतना AUM कम से कम तो होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट कॉलम में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है CAGR 5 ईयर्स, और CAGR 5 ईयर्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन पॉइंट्स उन म्यूचुअल फंड्स को दिए हैं जिनके CAGR 5 ईयर्स इन सभी म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छे हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर CAGR हमें देखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का, और सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पर CAGR देखने को मिल रहा है पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का। सेम इसी तरीके से अगर मैं CAGR 10 ईयर्स की बात करता हूँ, तो हमें अगेन इन्हीं दो म्यूचुअल फंड्स का CAGR जो है पिछले 10 साल में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को ग्रीन पॉइंट्स दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शार्पे रेशियो की। शार्पे रेशियो हमें बताता है रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स पे जो आप रिस्क ले रहे हैं उसके बदले में आपको कितने रिटर्न्स मिल पाते हैं। तो जिस म्यूचुअल फंड का शार्पे रेशियो जितना अच्छा होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा होगा। तो अगर हम यहाँ पर शार्पे रेशियो की बात करते हैं, तो शार्पे रेशियो जो हमें सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है वो है HDFC फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का 1.60 का। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास दो म्यूचुअल फंड्स हैं, एक है पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड जिसका शार्पे रेशियो है 1.34 का, और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड जिसका शार्पे रेशियो अगेन है 1.34 का। तो हम इनके बेसिस पे इनको देंगे ग्रीन पॉइंट्स। तीसरा पैरामीटर हमारे पास आता है सॉर्टिनो रेशियो, और सॉर्टिनो रेशियो भी शार्पे रेशियो के जैसे ही काम करता है, बस फर्क यहाँ पर इतना है कि सॉर्टिनो रेशियो डाउनसाइड पे काम करता है, यानी कि हमें बताता है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। तो अगेन जिस म्यूचुअल फंड का सॉर्टिनो रेशियो हाई होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए डाउनसाइड प्रोटेक्शन में उतना ही बेटर होगा। तो अगर हम सॉर्टिनो रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे हाई सॉर्टिनो रेशियो हमें देखने को मिल रहा है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का 2.25 का, और सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का 2.14 पे। फोर्थ पैरामीटर हमारे पास आता है बीटा का, और बीटा हमें बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना वोलेटाइल है। तो बीटा अगर किसी म्यूचुअल फंड का 1 से जितना कम होगा उतना ही अच्छा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए होगा। तो बीटा की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे लो बीटा हमें देखने को मिल रहा है पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का, जो कि है 0.71 का, और उसके बाद दो म्यूचुअल फंड्स हमें ऑलमोस्ट सिमिलर बीटा के आसपास के देखने को मिल रहे हैं, जो कि है SBI फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पर दो म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनका बीटा ऑलमोस्ट 1 के आसपास का है, लेकिन ओवरऑल सभी का बीटा 1 से कम है। पांचवा पैरामीटर आता है स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि कोई म्यूचुअल फंड अपने रिटर्न्स को लेके, अपनी परफॉर्मेंस को लेके, अपनी मीन पोजीशन से या फिर अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि कितना ज्यादा वोलेटाइल है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स उस म्यूचुअल फंड के जो एवरेज रिटर्न्स हैं उन एवरेज रिटर्न से कितना परसेंटेज वो ऊपर जा रहा है या फिर कितना परसेंटेज वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जिस म्यूचुअल फंड का जितना लो होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए उतना ही लेस वोलेटाइल होगा, यानी कि मार्केट फ्लक्चुएशंस में वो म्यूचुअल फंड हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहा होगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर जो सबसे लो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें देखने को मिल रहा है वो है 11.26 का, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का, और उसके बाद है SBI फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 11.44% का। यहाँ पर हमें सबसे हाई जो बीटा देखने को मिला था वो क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिला था, और जो सबसे हाई स्टैंडर्ड डिविएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो भी क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड में ही देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर आपका रिस्क जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद सिक्स्थ पैरामीटर हमारे पास आता है 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की,
रोलिंग रिटर्न्स हम चेक करते हैं किसी म्यूचुअल फंड की एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखने के लिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बोला जाता है रोलिंग रिटर्न्स पीरियड, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड ने एक्चुअली में अपने इन्वेस्टर्स को किस तरीके से रिटर्न्स दिए हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स को कैसे चेक करते हैं, कहाँ पर देखते हैं, ये सब कुछ मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या फिर आपने इससे पहले अगर रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करके नहीं देखा है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर खोली हुई है advisorkhoज.com और मैं यहाँ पर हूँ रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क के अंदर, और फंड का नाम मैंने यहाँ पर डाला हुआ है SBI फ्लेक्सिकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है और स्टार्ट डेट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है आज से 10 साल पहले की, यानी कि 21 जुलाई 2014 की। और रोलिंग रिटर्न्स का पीरियड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है 3 इयर्स का, यानी कि पिछले 10 साल के ड्यूरेशन में हमें यहाँ पर 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करना है। अगर आप इसको सबमिट करेंगे तो ये जो ग्राफ आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ आपके आगे ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 20 जुलाई 2014 से लेके जो बिल्कुल रीसेंट डेट मैंने डाली है, यानी कि 15 जुलाई 2024 तक की डेट तक की आपके पास यहाँ पर पूरी परफॉर्मेंस की हिस्ट्री यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की खुली हुई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में हमें SBI फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड जो इसकी परफॉर्मेंस है ये अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंसिस्टेंटली इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, उससे बेटर अल्फा इसने जनरेट करके दिया है। वहीं अगर हम 2017 से आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो इसकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी मिक्स देखने को मिल रही है, कभी बेंचमार्क से स्लाइटली ऊपर, कभी बेंचमार्क के आसपास की परफॉर्मेंस है। और अगर हम इस वाली ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क से काफ़ी नीचे देखने को मिल रही है। और अगर मैं बिल्कुल रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें इसकी परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से पुअर देखने को मिल रही है। तो मोस्टली 2019 और उसके आगे की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कुछ खास या बहुत अच्छी हमें देखने को नहीं मिल रही है, ऑल्दो इसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क के आसपास की ही है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पर डाल के उस म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं। तो जब मैंने एक एक करके इन सभी म्यूचुअल फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक किया तो आप मेरे रोलिंग रिटर्न्स वाले जो कॉलम है इसमें देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड को मैंने यहाँ पर दिया है कि इसके जो रोलिंग रिटर्न्स हैं वो ओवरऑल बैड हैं, बहुत अच्छे नहीं गए हैं। SBI फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड हमने अभी देखा है, इसके जो रोलिंग रिटर्न्स हैं वो नियर बेंचमार्क हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनके रोलिंग रिटर्न्स अबव बेंचमार्क है लेकिन उनके रीसेंट रोलिंग रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मैंने इसी तरीके से सभी म्यूचुअल फंड्स के जो रोलिंग रिटर्न्स हैं उनके रिस्पेक्टिव कमेंट्स मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो बेस्ट हमें म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिनके रोलिंग रिटर्न्स बहुत अच्छे गए हैं पास्ट 10 ईयर्स में और रीसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वो है क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड और पारंपरिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड। और यही चीज़ हमें इनके जो CAGR है 10 ईयर्स का और जो CAGR है 5 ईयर्स का, इसमें भी देखने को मिल रही है कि दोनों के ही जो रिटर्न्स हैं पिछले 5 साल में और 10 साल में काफ़ी अच्छे गए हैं। तो ये तो हो गई रोलिंग रिटर्न्स की बात। अब हम बात करते हैं जो हमारा 7th पैरामीटर है, यानी कि एलोकेशंस इन डिफरेंट मार्केट कैप। अब क्योंकि हम फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं जिसमें जो एलोकेशंस हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना भी हो सकता है, तो ये ज़रूरी है देखना कि फंड मैनेजर ने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर कितनी एलोकेशन किस मार्केट कैप में की हुई है, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस मार्केट कैप में कितनी होने वाली हैं। तो जो एम कैप का एलोकेशन है वो है परसेंटेज में, और मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एल का मतलब है लार्ज कैप, एम का मतलब है मिड कैप और एस का मतलब है स्मॉल कैप। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में कितनी एलोकेशन लार्ज कैप में है, कितनी परसेंटेज ऑफ एलोकेशन मिड कैप में है और स्मॉल कैप में है। तो अगेन ये वाला जो पैरामीटर है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैं आज के इस वीडियो में एम कैप एलोकेशंस के बेसिस पे इन म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट नहीं करूँगा या फिर कोई पॉइंट्स नहीं दूंगा। ये टोटली आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप इस एम कैप एलोकेशन के बेसिस पे किस म्यूचुअल फंड को अपने लिए बेटर समझते हैं। और आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो एलोकेशन है अगर आप इनका सम करेंगे तो हो सकता है कि ये सम 100% या फिर 99% के आसपास ना आए, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड की जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अलावा अदर्स में भी एलोकेशन होती है, यानी कि डेट में, ट्रैप्स में, कैश एलोकेशन जो होती हैं वो भी इन म्यूचुअल फंड में अलग से कंसीडर की जाती हैं। तो कोई इन्वेस्टर हो सकता है कि वो एक ऐसा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चूज करे जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन ज्यादा हो। वहीं दूसरी तरफ कोई इन्वेस्टर ऐसा हो सकता है कि वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करे जिसकी एलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा हो, मिड कैप में ज्यादा हो लेकिन स्मॉल कैप में कम हो। तो आप यहाँ पर किस म्यूचुअल फंड को अपने लिए बेटर समझते हैं ये टोटली आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। मार्केट कैप एलोकेशन के बाद फाइनली हमारे पास जो 8th पैरामीटर आता है वो है एक्सपेंस रेशियो का, यानी कि आप किसी फंड हाउस को कितने
ईयरली एक्सपेंसेस पे करने वाले हैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। वैसे तो एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना कम होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर कम एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है वो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कि जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है वही म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी जनरेट करके दे, तो ऐसे में उस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस है वो भी जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ, हम ज़्यादा एक्सपेंस पे करके ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंस के कॉलम में आप देख सकते हैं कि लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 0.38% का। वहीं जो सेकंड लोएस्ट है वो है SBI फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, विच इज़ 0.46%। तो ये हो गई कंप्लीट मार्किंग इन सभी म्यूचुअल फंड्स की इन 8 पैरामीटर्स के बेसिस पे। अगर मैं यहाँ पर आपको अपना एक लास्ट कॉलम दिखा देता हूँ जो कि है ग्रीन पॉइंट्स का कॉलम, तो जितने भी ग्रीन पॉइंट्स किसी म्यूचुअल फंड को मिले हैं अगर मैं उन सभी को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और एक कॉलम में लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ग्रीन पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो मिले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को, जो कि हैं 6 ग्रीन पॉइंट्स, और जो क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है इसको मिले हैं 4 ग्रीन पॉइंट्स। तो ये बन जाते हैं हमारे आज की इस वीडियो के टॉप 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। लेकिन वीडियो अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे और बताने हैं, तो आपको यहाँ पर अभी थोड़ा सा संयम रखना होगा। तो इन 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अलावा इस कंपैरिजन के बेसिस पे जो हमें थर्ड म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है वो है SBI फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसको मिले हैं 3 ग्रीन पॉइंट्स। तो SBI फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो बीटा है ये हमें अच्छा देखने को मिला था। इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये काफ़ी कम देखने को मिला था, यानी कि ज़्यादा वोलेटाइल ये म्यूचुअल फंड नहीं है, आपका रिस्क यहाँ पर कम रहता है। एक्सपेंस रेशियो भी इस म्यूचुअल फंड का कम है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो हमें कम देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 साल में हैं 18.44% के रिटर्न्स, और पिछले 10 साल का CAGR है 16.95% का। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस शीट में क्लोजली देखें तो 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनकी रिसेंट परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड हमारे पास है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसके पिछले 5 साल का CAGR गया है 23.59 का, और मैंने यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स में भी मेंशन किया हुआ है कि इसके जो रिटर्न्स है वो नियर बेंचमार्क हैं पिछले 10 साल में, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर भी। इसके सबसे पहले अगर हम पिछले 5 साल के CAGR को देखते हैं तो ये है 23.07% का, और पिछले 10 साल का CAGR इसका गया है ऑलमोस्ट 17% का। और मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि इसके जो रोलिंग रिटर्न्स हैं पिछले 10 साल में वो नियर बेंचमार्क हैं, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। और HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, अगर आपको याद होगा जो मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये म्यूचुअल फंड अगर इसकी रीसेंट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करता हूं तो यहाँ पर भी हमें HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की जैसी ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, फ्रैंकलिन इंडिया में या फिर HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये म्यूचुअल फंड करेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अगर हम आज के इस वीडियो के अनुसार जो टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स आए हैं अगर उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोलेटाइल है। इसका बीटा ऑलमोस्ट 1 के आसपास का है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो क्वांट के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, क्वांट के जो दूसरे म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है या फिर क्वांट का मिड कैप म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हैं, ऑल्दो वो म्यूचुअल फंड्स भी रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी जैसे कि हम रिटर्न्स को देख सकते हैं, इसने पास्ट में रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। तो अगर आप थोड़े से कॉन्शियस इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं लेना चाहते हैं, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क कैरी करे। वहीं अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को हमेशा ही इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और खासतौर पर पसंद इसलिए भी किया था क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फॉरेन इक्विटी में भी जा रही थी। लेकिन अभी RBI की तरफ से क्योंकि फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी वो वाला एडवांटेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड काफ़ी लंबे समय से स्टेबल रिटर्न्स दे रहा है, कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है।
तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी गई है। तो ये हो गई इन म्यूचुअल फंड्स की कंप्लीट बात। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की। देखिए, जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस डालता हूँ जहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड्स को लिस्ट करता हूँ, उनको आपस में कंपेयर करता हूँ, तो अक्सर ऐसी वीडियोस पे लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि सर आपने वो वाला म्यूचुअल फंड इस वीडियो में इंक्लूड क्यों नहीं किया, या फिर आपने ये वाला म्यूचुअल फंड इस वीडियो में इंक्लूड क्यों नहीं किया। देखिए, आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं और सभी म्यूचुअल फंड्स को एक वीडियो में डाल के उनको आपस में कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और वैसे भी मेरी जो ये वीडियो है ये आपको म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे करते हैं ये सिखाती है, ना कि मैं आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने की कोई टिप दे रहा हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी म्यूचुअल फंड का पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले ये ज़रूरी है कि जो भी फैक्ट्स मैंने आपके आगे रखे हैं, जो भी डेटा मैंने आपको दिखाया है, आप उस डेटा को अपने एंड से ज़रूर चेक करें और जिस म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड को इस तरीके से आप एक बार एनालाइज करके देखें और फिर डिसाइड करें कि वो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है या नहीं है। जिन भी म्यूचुअल फंड की मैंने आज के इस वीडियो में बात की है, अगर आप किसी और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए, उनको सेल कर लेना चाहिए और जिन म्यूचुअल फंड की मैंने बात करी है इन्हीं म्यूचुअल फंड में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जिस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक अच्छा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आने वाले समय में साबित हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इन म्यूचुअल फंड को इनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, पास्ट डेटा के बेसिस पे कंपेयर करके आपको दिखाया है और पास्ट परफॉर्मेंस डू नॉट गारंटी सिमिलर रिटर्न्स इन फ्यूचर। तो अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हुए 1 साल से कम समय हुआ है तो आपको उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। आप उस म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू रखिए। 1 साल के बाद उस म्यूचुअल फंड को आप फिर से एनालाइज करके देखिए और फिर ये डिसाइड कीजिए कि आपको उस म्यूचुअल फंड के साथ फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फाइनली, र्यूमर्स में आके किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट आप ना करें। अपनी इन्वेस्टमेंट जिस भी म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल या फिर उससे ज़्यादा की ड्यूरेशन के लिए करें। जितने लंबे समय के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, आप उतने ही अच्छे तरीके से मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट जब फॉल करती है फिर ऊपर जाती है, इस वॉलेटिलिटी को आप आराम से बैलेंस कर पाएंगे और अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से हटके अपनी इन्वेस्टमेंट्स एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में करना चाहते हैं जहां से आपको अप टू 11.57% के रिटर्न्स मिल पाए, तो परिणाम को चेकआउट करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियोस आपको आने वाले समय में लगातार मिलती रहें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।